देखिए ये जो पढ़ा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशंस, स्टोन एज के ठीक बाद का टाइम है। स्टोन एज में हम लोग अभी क्या देखे, पूरा पाषाण काल में एक ऐसा समय जब मनुष्य बहुत ही मुश्किल से लाइफ जी रहा था, नहीं, बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था। फिर बड़े पत्थर का इस्तेमाल करने के बाद लोग फिर छोटे पत्थर का इस्तेमाल करना सीखा। फिर उसके बाद और छोटा हो गया, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो पाषाण काल को जो 3 भाग में बांटा गया था, वो औजार के आधार पर पहले बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल करते थे, उसको पूरा पाषाण काल कहते थे, पैलियोलिथिक। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल आते आते इंसान जो है धीरे धीरे धातु का प्रयोग करना सीख गया। पहले क्या था, हड़प्पा सभ्यता से अगर पहले की बात करें, इस सभ्यता से पहले लोग स्टोन का तो यूज़ करता था, और स्टोन का यूज़ के बाद जब नव पाषाण काल पहुँचे हम लोग, उसके साथ साथ हम लोग क्या यूज़ करने लगा, मेटल। हम लोग धातु को पिघलाना सीख चुके थे, यानी कि अब स्टोन के साथ साथ मेटल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो सभ्यता है पहले की तुलना में और ज़्यादा विकसित होगा। हमारा लाइफ स्टाइल काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, बदल चुका है। सोचिए एक समय लोग खाना बदोश की तरह लाइफ लोग जीते थे, और जब नव पाषाण काल के समय में सोचिए कृषि का विकास हुआ, एग्रीकल्चर का जब विकास हुआ, तो एग्रीकल्चर के विकास के बाद से चीज़ें काफ़ी बदला। क्या बदला, तो कृषि के विकास के वजह से लोग अब अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिया, परमानेंट एक जगह पे फिक्स हो गया। क्योंकि खेत जो था वो हमारे घर के आसपास ही होता था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम घर वहीं बनाते थे जहाँ पर हमारा खेत होता था। और हम सिर्फ कृषि ही नहीं, कृषि के साथ पशुपालन, ये 2 हमारा मुख्य पेशा था। खेती भी करते थे और जानवर भी रखते थे। हमारे पास मेनली धन के रूप में यही 2 चीज़ था। अब अस्थाई जीवन के बाद से धीरे धीरे क्या हो गया, धन का समस्या हो गया। धन, लालच बढ़ा। अब जो संसाधन है उसको समेटने का काम करेंगे। धन के रूप में क्या है हमारे पास अभी है, कृषि है, और मतलब खेत है, और हमारे पास जो जानवर है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जब लोगों के पास धन होगा तो धन को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर सुरक्षा की चिंता होगी। कल तक जो भी संपत्ति था, ये जो धन का बात जो कह रहे हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि संपत्ति की अवधारणा आई, वेल्थ क्रिएट हुआ। पहले संपत्ति नाम का कोई चीज़ नहीं था, जो भी चीज़ होगा सामूहिक होगा। पहले हर चीज़ सबका, जैसे खेत है सबका होगा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, सेपरेट, सबका अपना अपना होने लगेगा आने वाले समय में, अभी तुरंत नहीं होगा। और उसके बाद जब धन और संपत्ति की संरचना होगी, फिर सुरक्षा का चिंता होगा। सुरक्षा के लिए, इसी धन या संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, राज्य की गठन करेंगे। क्या करेंगे, राज्य का निर्माण करेंगे। यानी आप ऐसे समझिए कि राज्य का निर्माण, ये जो राज्य नाम का कंसेप्ट आया, राज्य के जो अलग अलग अंग हैं, कोई विधायिका का कार्य कर रहा है, कोई न्यायपालिका का कार्य कर रहा है, और कोई विधायिका का काम कर रहा है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 अलग अलग अंगों में विभाजित होगा। इन तीनों का जो फाइनली जो पर्पस होगा वो ये होगा कि शासन व्यवस्था को बनाए रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाना। और उस एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कैसे बनाएंगे, लोगों के माध्यम से नियुक्ति करेंगे। और फाइनली क्या करना है, हमको संपत्ति की सुरक्षा करनी है। और वहीं से फिर चीज़ें और बदलते चला जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हम सभ्यता भी बोल सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति यानी कल्चर और सिविलाइज्ड वाला जो पार्ट है। अब ये और इसके साथ और भी नाम आपको देखने को मिलेगा। एक नाम मिलेगा आपको
सिंधु घाटी सभ्यता, और एक क्या नाम मिलेगा, सरस्वती सभ्यता। और एक नाम अगर सोचा जाए तो क्या हो जाएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखिए, एक ही चीज के लिए हम 4 अलग अलग नाम का प्रयोग किए हैं। ये नामकरण जो क्या, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल बात है, एक ही चीज को अलग अलग भागों में बांटे हैं, मामला एक ही है। अब जैसे हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला जो जगह है, जो सबसे पहला स्थान है, वो कौन सा जगह है, हड़प्पा, जिसकी खोज कब हुई थी, 1921 में। अब यहाँ से इस सभ्यता को खोजने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे 1922 में फिर आपको मोहनजोदड़ो को देखने को मिलेगा। तो क्रम से एक एक कर करके ये पूरा स्थल का आपको जानकारी देखने को मिलेगा आपको। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के बहुत सारे जो नगर थे वो इसी सिंधु नदी के किनारे किनारे देखने को मिलेगा। आज देखिए, इतिहास हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, जब भी कोई सभ्यता का विकास हुआ है वो हमेशा नदी के किनारे ही हुआ है। इंसान कभी भी जल से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता है, कोई भी जानवर हो वो जल के इर्द गिर्द ही रहता है। आज भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यूपी और बिहार का है। क्या इसके पीछे रीज़न आप समझते हैं क्या है? आज भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है, यूपी और बिहार में। क्यों? यूपी से जो गंगा नदी जो बहते हुए, मतलब यूपी से पहले उत्तराखंड में भी है, हरिद्वार में भी है, ये बिहार से होते हुए हमारा वेस्ट बंगाल चली जाती है। नदी का जो किनारा होता है वो जगह उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी के किनारे हर साल बाढ़ आता है, वो फ्लड एरिया होता है। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, नई मिट्टी आता है, उसको न्यू एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एल्यूवियल सॉइल। मिट्टी का एक नया परत बनेगा, और जो पहले एक नदी का एक सांकरा भाग था, धीरे धीरे मिट्टी साइड में डिकम्पोज होते चला जाएगा, डिपॉजिट होते चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, मैदान का हिस्सा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और नदी लगातार अपना जो रास्ता है वो बदलते रहेगा। कभी इधर ऊंचा हो गया, अब नदी किधर जाएगा, गड्ढा वाले पार्ट की तरफ से होते जाएगा। नदी हमेशा अपना मार्ग बदलते रहता है, हर साल कुछ न कुछ चेंज करता है। पिछले साल जहाँ से गंगा नदी बह रही थी, अब वो एरिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा साइड। अब कोसी तो इस मामले में नंबर 1 पे आता है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने में कोसी नदी नंबर 1 पे आता है। तो नदियाँ हमेशा अपना जलमार्ग बदलता है, वाटर रूट चेंज होता है। उस वाटर रूट चेंज होने की वजह से क्या हो गया कि मिट्टी का एक नया नया लेयर जो है वो जमते चला गया। जो कल तक सिर्फ नदी जहाँ बहती थी, अब उसी जगह पे क्या बन गया, मैदान। और धीरे धीरे इसी प्रकार से, चूंकि मैदान जहाँ पर होगा वहाँ पर हम कृषि आसानी से कर पाएंगे। हम ये सिर्फ बात गंगा नदी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहे हैं, यही बात लागू होता है सरस्वती नदी पर भी, और यही बात लागू होता है कहाँ पर, सिंधु नदी के मामले में भी। दोनों में सेम बात चलेगा। अब धीरे धीरे ये मैदानी क्षेत्र विकसित होगा, मैदानी क्षेत्र होने के वजह से वहाँ पे कृषि का विकास होगा, और जहाँ कृषि होगा वहीं पर लोग रहेंगे, यानी कि जहाँ पर खेती होगा वहीं पे लोग अपना बस्ती का निर्माण करेंगे, घर बनाएंगे। तो एक लोगों का बहुत बड़ा समूह जो है, इसलिए आप देखते हैं कि नदी के किनारे किनारे पूरा बसा हुआ है। चूँकि यहाँ पर खेती में कोई समस्या नहीं है, लोगों का पेट आसानी से भरता है, जंगल भी है, तो जानवर भी अगर रखते हैं तो चराने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है, उसका भी कोई कमी नहीं है।
तो जनसंख्या कहाँ बढ़ेगा? ऐसे जगह पे बढ़ेगा। दक्षिण भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व होने का रीज़न वही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जबकि सोच लीजिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पथरीला एरिया है, जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल है, अब यहाँ पे पानी सालों भर रहता है, अब वहाँ पानी सीजन भर, जब बरसात का टाइम होगा केवल तभी पानी चलेगा। समझ पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि कैसे कैसे लोग बस्ती बना, ये घर का निर्माण, ये मोहल्ले का निर्माण, ये पूरा जो राज्य जो है इसी प्रकार से बसा है। ठीक है। अब हम ये जो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे जो जो रहने वाले लोग थे, मतलब जो सिंधु घाटी के किनारे किनारे बहुत सारे क्षेत्र बसे, इसलिए उस क्षेत्र का क्या नाम दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति। सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में अधिकांश बहुत सारे जो जगह हैं, जो बस्ती है, वो सरस्वती नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सिंधु सरस्वती क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में बहुत सारे जो जगह हैं वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी, इन दोनों के इर्द गिर्द ही है। सिंधु नदी के तरफ और सरस्वती नदी के बीच में आपको बहुत सारा जगह आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखिए जरा सा, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है सभ्यता और दूसरा होता है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता जो आप कहते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? सिविलाइज्ड वाला पार्ट जो कहते हैं, ये बाहर से दिखने वाला चीज है। बाहर से दिखने वाला, ये बाहर से दिखता है, बाहर से दिखने वाला चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे घर या मकान जो आप कह सकते हैं, सड़क, बड़े बड़े जो बिल्डिंग वगैरह जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? गाड़ी है, बंगला है, ये सब क्या है? ये सब आपको बाहर से दिखता है। जबकि संस्कृति जो है वो एक अंदरूनी पार्ट है, ये बाहर से नहीं दिखता है, ये अंदर की, ये एक प्रकार से अंदरूनी कलाकृति है। कलाकृति। अब जैसे मान लीजिए घर है, घर ही बनाने का जो तरीका है अलग अलग काल में देखिए अलग अलग है। आज का जो बिल्डिंग है और हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से बिल्डिंग बनता था, क्या दोनों एक जैसा है? नहीं है। यहां पे घर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? घर बनाने का तरीका। यहां पे सड़क है तो यहां पर क्या हो जाएगा? सड़क बनाने का तरीका। आज जो हमारे पास जो हाईवेज हैं, आप देखिए सड़क आज भी है, और हड़प्पा सभ्यता के टाइम में भी सड़क था। दोनों की सड़क बनाने में क्या है? तरीके में अंतर है। गाड़ी है, गाड़ी आज भी है और गाड़ी तब भी था, लेकिन गाड़ी दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है। क्या? तो अब जैसे एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे कि भोजन। भोजन क्या है? सभ्यता। लेकिन इसको भोजन बनाने का या भोजन करने का जो तरीका है, दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए, लोग गेहूं तब भी यूज़ करते थे, आटा तब भी था, आटा आज भी है, लेकिन आज उसी आटे से जितना वैरायटी हम बना सकते हैं, क्या उतना वैरायटी तब बन सकता था? तब लोगों को पता था कि इसी आटे से बिस्किट भी बन सकता है, इसी आटे का इस्तेमाल करके हम केक भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, और भी कई सारे मटेरियल बना सकते हैं। क्या ऐसा तब सोचा जा सका था? नहीं सोचा जा सका था। खाने का जो तरीका है, आज लोग कांटा चम्मच से खाते हैं, कुछ लोग वो चॉपस्टिक से खाते हैं, हम लोग नहीं खा पाएंगे, पर चाइना वाले लोग फटाफट खा लेगा। हम लोग को लगेगा यार नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, सीधा हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि हमारा वो कल्चर है, हम हाथ से खाते हैं। और वही दूसरे देश में दूसरे जगह पर कल्चर क्या है? वो चॉपस्टिक से खाता है, कहीं पे कांटा वाला चम्मच से खाएगा। सबका अपना अपना तरीका होता है ना। तो
तो ये है कल्चर। हम लोगों के घर में क्या कल्चर है कि हम लोग ज़मीन पर बैठ के पालथी मार के खाते हैं। ज़मीन पर बैठ के खाने में हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो भी हाथ से। वही दूसरे जगह चले जाइए, कोई बढ़िया फैमिली, जिसको जो रिच फैमिली अपने आप को कहता है, उसके यहाँ जाइएगा तो सब चीज़ एकदम तरीके से प्रॉपर, एक डाइनिंग टेबल होगा, चेयर लगा हुआ रहेगा, खाने का अलग अलग डिश लगा हुआ रहेगा, डिश सर्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद खाएंगे, तरीके से खाएंगे, कई सारा आइटम लगा होता है। हम लोग के घर में कितना आइटम होगा? एक सब्जी हो गया, एक दाल हो गया, पर्याप्त है। तो क्या सभी का एक जैसा कल्चर है? खुद अभी भारत में क्या खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और बोली के स्तर पे क्या एक जैसा है? नहीं। हमारे इंडिया में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और यही डाइवर्सिटी हमारा कल्चर का पार्ट है। क्या क्लियर हुआ? तो ये हमारा फर्क था क्या, सभ्यता और संस्कृति में। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता जो नाम रखा था वो किसने रखा था? जॉन मार्शल ने रखा था, याद रखिएगा। जगह का नाम नहीं पूछ रहे हैं, ये जगह जो ढूंढा उसकी बात नहीं बोल रहे हैं, नामकरण। हाँ, ये जो नाम रखा था हड़प्पा सभ्यता का, जो नाम रखा था, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहते थे। इसको क्या बोलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता। किस चीज को? नाम चेंज हुआ था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम चेंज करके क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता हो गया हमारा इसका नाम। एक मिनट, ठीक है। तो ये नाम किसने रखा था? ये रखा था जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल। चलिए, यहां तक बात हमारा क्लियर हो गया। अब एक सवाल आता है, किसको नगरीय सभ्यता कहा गया? सब लोग मानते हैं इस बात को। इसको क्या कहा गया? नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता कहते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता को, हड़प्पा की बात अगर हम करें तो हड़प्पा सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। तुम समझते चलिएगा, आराम आराम से समझिएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं? एक नगरीय सभ्यता कहते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल की बात अगर करें, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। इसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको ग्रामीण सभ्यता, और इसको नगरीय सभ्यता क्या मतलब क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नगर किसे कहते हैं और गांव किसको कहते हैं, ये समझना पड़ेगा पहले। नगर क्या होता है? शहर, सिटीज, अर्बन एरियाज। एक ऐसा क्षेत्र जहां की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन, अधिकांश जनसंख्या अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र, कोई भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की अगर अधिकांश जनसंख्या गैर कृषिगत कार्य में लगा हो, गैर कृषिगत कार्य में लगा हुआ हो, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में अगर लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? नगर बोलते हैं। जबकि गांव के बारे में अगर बोला जाए, एक ऐसा क्षेत्र, अधिकांश जनसंख्या, वैसा भौगोलिक क्षेत्र जहां के अधिकांश लोगों का जो मुख्य आजीविका है या मुख्य जो पेशा है वो क्या करना है? कृषिगत कार्य में लगा होगा, कृषिगत कार्य में। तो गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? आजीविका के लिए खेती करते हैं, जबकि शहर के लोग क्या करते हैं? खेती छोड़ करके बाकी काम करते हैं। समझ में आया? ये हमारा नगर और गांव का
डेफिनेशंस। अब आते हैं पीछे। अब जो नगरीय सभ्यता हड़प्पा को कहा जाता है, उसके पीछे कहने का रीजन क्या है? तो सबसे पहली बात, यहां पर इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में परिवहन का विकास हो चुका था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया था, जबकि वैदिक काल में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। हमारे पास अच्छी अच्छी क्वालिटी का बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी भी वैसा था जैसा कि आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मानते हैं कि भाई मोटर वगैरह वैसा नहीं था, पर एक बैलगाड़ी भी था तो ढंग का था, ठीक है, अच्छे से बनाया गया था उसको। उसके अलावा यहाँ पर व्यापार अच्छी स्थिति में थी, लोगों का मुख्य पैसा क्या था? व्यापार, लोग बिजनेस करते थे। शहर के लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, वो व्यापारी होते हैं। जबकि वैदिक काल में व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थे, क्योंकि अधिकांश लोग किस पे डिपेंड हो गए? कृषि पर। हालांकि कृषि ज़्यादा अच्छी स्थिति अगर देखा जाए, हड़प्पा काल में कृषि का जो स्थिति था वो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे कृषि बहुत बढ़िया होता था, और लोगों का जो मुख्य पेशा था वो क्या था इस काल में? कृषि था। जबकि वैदिक सभ्यता के टाइम में लोगों का मुख्य पेशा क्या हो गया? पशुपालन। सोच के देखिए, एक ऐसा सभ्यता जहां पर खेती भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, सरप्लस की स्थिति में नहीं है। देखिए, बिजनेस तब होगा ना जब हम अधिकांश, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ों को उगाएं, जब हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सरप्लस में हो, तब ना कोई चीज़ हम बेच पाएंगे। अब हमारे जितना ज़रूरत है और हम कोई वस्तु उतना ही उगा पा रहे हैं, तो क्या हम दूसरे को बेच पाएंगे? संभव है? नहीं। तो जब हम बेचने लायक स्थिति में रहेंगे ही नहीं, तो व्यापार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैदिक सभ्यता में ये चीज़ें काफ़ी डल हुआ। ग्रामीण सभ्यता हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पशुपालन और कृषि यही चल रहा था। नंबर 1 पे जो काम चल रहा था वो क्या था? पशुपालन, ये मुख्य पेशा था। और दूसरे नंबर पे क्या चल रहा है? कृषि चल रहा है। जबकि यहाँ पर नंबर 1 पे कौन चल रहा है? कृषि, और नंबर 2 पे पशुपालन। ये दोनों में फर्क है, डिफरेंस आपको बताते जाए। अभी बाकी है, वैदिक सभ्यता जब पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा सा पहले ही बता रहे हैं। और ये जो वैदिक सभ्यता है ये 1500 BC के बाद है, और ये जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं ये 3000 BC से लेकर के 1500 BC के बीच में है। तो परिवहन की स्थिति हड़प्पा काल में काफ़ी अच्छा था। व्यापार की स्थिति की बात करें तो काफ़ी अच्छा था। टेक्नोलॉजी, तकनीक की भी स्थिति बहुत अच्छी थी। टेक्नोलॉजी, डेवलप टेक्नोलॉजी था। आप समझ पा रहे हैं, मूर्ति बनाना लोग सीख चुके हैं, लोग धातु का प्रयोग करना सीख लिया है, तांबा गलाना सीख चुका है। सिर्फ लोहा की जानकारी यहाँ पे नहीं थी। लोहा की जानकारी वैदिक काल के बाद आएगा, उत्तर वैदिक काल में 600 BC में आएगा। तो लोहा की जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी जो धातु है, सोना हो, चांदी हो और तांबा हो, टीन की जानकारी था, तो कॉपर और टीन को मिला के हम लोग कांसा बना देते थे। तो धातु को ढालने का तरीका हम लोगों को पता हो चुका था। माइनिंग कैसे करना है, खनन कैसे करना है। अब चूंकि तांबा रखा हुआ तो नहीं होता ना, उसको उसके खादान से निकालना पड़ता है, उसको साफ सुथरा करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो मेटरोलॉजी जिसको बोलते हैं, धातु कर्म, ये हम सीख चुके हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी हमारा अच्छा था, जबकि इस काल की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। आगे चल के देखिए एक चीज़ और क्या हो गया। प्रोडक्शन की बात करें तो उत्पादन भी हमारे पास पर्याप्त होता था, उत्पादन था तभी तो बेच पाते थे। इस ज़माने में उत्पादन अच्छी थी, जबकि इस ज़माने में उत्पादन क्या हो गया? हमारा डाउनफॉल हो गया, कम हो गया। इसके अलावा ये जो शहर था, नियोजित शहर था, वेल प्लान आप कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था, आप इसको नियोजित शहर था, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लान वाइज बनाया गया था। जबकि अगर वैदिक काल की बात करेंगे तो अनियोजित,
कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। सोचिए कि शहर कितना अच्छा है हड़प्पा का, कि जो मुख्य जो सड़क था हमारा, मुख्य सड़क, एक सड़क दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता था। और लोग कभी भी, जैसे मान लीजिए मेन रोड है, ठीक है, इस मेन रोड पे कभी भी जो घर बनता था, मान लीजिए जैसे ये घर बना, ये भी घर बना, ये भी घर बना, इस घर का मुख्य दरवाज़ा कभी भी मुख्य सड़क के पीछे नहीं होता था। ये जो घर बना, इसका घर का जो दरवाज़ा होगा वो गली के तरफ होगा, गली के तरफ। प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था। सड़क के किनारे किनारे नाला था, नाले में मैनहोल लगा हुआ था, ताकि जो कूड़ा कचरा है वो मुख्य नदी में जाके ना मिले। तो नदी को भी गंदा लोग नहीं करते थे। और शहर में कोई भी आदमी इस प्रकार से घर नहीं बनाता था कि रोड पे चढ़ के बना दिए, नहीं। आज जो देख रहे हैं, जो अतिक्रमण का जो एरिया है, उस दौरान कोई भी अतिक्रमण नहीं था ही नहीं अतिक्रमण। आजकल देखिए घर लोग कैसे बनाते हैं, जितना ज़मीन है उतना तो बनाएगा ही बनाएगा, अब बाकी जो सीढ़ी है वो रोड पे, छज्जा रोड पे, पड़ोसी भी छज्जा वैसे लटका दिया है, पता चला बीच में रोड है, दोनों का छज्जा सटा हुआ है, मात्र इतना सा गैप है, ये घर है। लोग सोचते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्षेत्र बढ़ा दें। आज हम ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि अभी का जो प्रशासन है उस जमाने की तुलना में कमज़ोर है। उस जमाने में जो प्रशासन कौन करता था? व्यापारी वर्ग। यही व्यापारी वर्ग ही किंग था, राजा था। अब व्यापारी वर्ग के खिलाफ किसी के जाने का पावर नहीं है। बिजनेस प्रॉपर तरीके से होगा, एक रूल्स रेगुलेशन के साथ होगा। प्रॉपर व्यापार करने के लिए पहचान के रूप में, व्यापार करने के लिए पहचान के रूप में मुहर का इस्तेमाल करते थे। मुहर, एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम आपको सामान भेज रहे हैं, तो एक ठप्पा होना चाहिए ना पहचान के रूप में। नाप तौल करने के लिए बटखरा था, इंच टेप, जैसे आज हम लोग नापते हैं, उस समय भी हाथी का दांत का स्केल बनाते थे हम लोग। तो सब चीज़ प्रॉपर तरीके से, वो एक ऐसा सभ्यता था एक ऐसा, उसको एक ऐसा एरिया मान सकते हैं। जबकि प्रॉपर, जैसे आज हम कहते हैं स्मार्ट सिटीज़, वैसे उस ज़माने में रियल का स्मार्ट सिटी था। सोच के देखिए, आज से 5000 साल पहले अगर कोई ये दावा करता है कि भारत में स्मार्ट सिटीज हुआ करता था, तो शायद आज के लोगों को मानना बहुत मुश्किल होता। लेकिन हमारे पास चूँकि एविडेंस है, प्रूफ है, और ये प्रूफ भी अंग्रेज़ों ने ही खोजा। तो जो अंग्रेज कल तक बड़ा हीरो बन रहे थे कि ये जंगली लोग हैं, बर्बर लोग हैं, बेकार है, पिछड़े हुए लोग हैं, तो जब मार्टिमर व्हीलर और दयाराम साहनी और कनिंगम, ऐसे लोग जब इतिहास को ढूंढने का प्रयास किया, और वो इतिहास इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि हम लोगों को नीचा दिखा पाए, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का खोज करने के लिए नहीं निकले थे। न्यूटन अपने ज़माने के चर्च के लोग थे, वो पादरी थे। क्योंकि उसी ज़माने में विज्ञान का विकास हो रहा था, तो लोगों का आरोप था कि धरती जो है गोल है, और चर्च के जो पादरी थे उनका ये कहना था कि धरती गोल नहीं है बल्कि चिपटा है। तो न्यूटन ने लोगों के मनसा को, न्यूटन जो लोग जिस थ्योरी को मानते थे उसको गलत ठहराने के लिए उन्होंने स्टडी किया, बाकायदा प्रॉपर तरीके से विज्ञान और तकनीक का अध्ययन किया, और इस वजह से वो इस नतीजे पे पहुंच पाए कि जो चर्च के लोग कह रहे थे वो बिल्कुल गलत था। बाद में उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, फिर वो चर्च के लोगों के खिलाफ हो गए। अब बाद में जाकर के उस ज़माने जब लॉकडाउन लगा था, बीमारी के कारण महामारी फैल गया था, उसी लॉकडाउन में भाई साहब आराम से बैठे और फिर वो इत्मीनान से एक थेसिस लिखे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम लोगों को मिला। लॉकडाउन का इस्तेमाल हम लोग किए फ्रस्ट्रेशन करके। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट थे, कितना दिक्कत था, ये था वो था, और एक आदमी चुपचाप आराम से स्टडी कर रहा था। देखिए, हालात सबका वही होता है, लेकिन सबका दिमाग और माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई आदमी आपदा में अवसर ढूंढ लेता है, और कोई आदमी आपदा में बैठ के रोता है। ये है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जान रहे हैं,
ये काफ़ी वेल प्लानिंग तरीके से शहर बनाया गया था। शायद आज की सरकार भी अगर प्रयास कर ले तो उतना अच्छा तरीके से शहर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। आज देखिए गली जाइए, कितना छोटा छोटा गली है। उस ज़माने का गली भी होता था काफ़ी चौड़ा और बड़ा होता था। तो ये था हमारा शहर और गांव का जो फ़र्क था, वो आपको हम बताएं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं, उसमें आपको कई सारे टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंडेशंस, यानी इसका ज्योग्राफी देखना है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भौगोलिक विस्तार भी देखेंगे। इसके अलावा इसी के अंदर हम लोग प्रमुख नगर भी देखेंगे, प्रमुख नगर भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट, सारा नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है वही पढ़ना है। हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता पे रिसर्च नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रमुख नगर देखना है और उस नगर की जो विशेषता है वो हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इसका जो लोकेशन है, इसका हम पूरब से पश्चिम कर रहे हैं, ठीक है। इसका ऊपर में देखिए, इसे नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा हो गया ईस्ट। ये पूरब और पश्चिम ये पूछा जाता है। तो पूरब में जो जगह है उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में। क्या चीज बोलिए, नॉर्थ ऊपर है ना, नॉर्थ साउथ ठीक तो है। हम पूरब की बात करें, पूरब ईस्ट, ईस्ट जो है आलमगीरपुर, ये यूपी में मेरठ वाला जो एरिया है वहीं पड़ता है। और ये जो जगह है जिस नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम की बात करें तो ये जो जगह है ये है सुतका गेंडोर। ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान है ना क्षेत्र, बलूचिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और ये जिस नदी के किनारे है, ये नदी का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, उस नदी का नाम है दास्क नदी, ठीक है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में एक क्षेत्र है मांडा, मांडा। अब वो जिस नदी के किनारे है वो है चिनाब नदी। और साउथ में दैमाबाद है, दैमाबाद। और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र में पड़ता है, पूना का एरिया के आसपास है। ये हमारा है गोदावरी, गोदावरी या नर्मदा के आसपास के क्षेत्र में ही पड़ता है, ठीक है। ये पूरा एरिया है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख नगर की बात अगर हम करें, कुछ और चीज़ भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रमुख नगर पे जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं हम लोग, रोचक तथ्य, रोचक तथ्य। एक ऐसा फैक्ट जो कि अपने आप में चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला किस सेंस में, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही चीज़ें हैं। कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता कैसा था, इसको कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। मतलब एक ऐसा सभ्यता जहाँ पर धातु के रूप में कांसे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांसे की सभ्यता, यानी कि कांस्ययुगीन सभ्यता। अच्छा, अभी हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। हमने कहा ना कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नगर ज़्यादा है, नगर ज़्यादा है कि गांव की संख्या ज़्यादा है, क्या बोलिए। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो यहाँ पर गाँव की संख्या ज़्यादा है कि शहरों की संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल गलत, ऑप्शन देगा गलत कर दीजिएगा।
यहाँ पर गांवों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अरे मानते हैं कि नगरीय सभ्यता था, तो नगर, सभी क्षेत्र नगर थोड़ी था। अगर देखा जाएगा तो बहुत सारा क्षेत्र तो गांव ही था। आज भी मान लीजिए, जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो महाराष्ट्र में ये बताइए कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ही मुंबई पड़ता है। मुंबई है, पूना है, बड़े बड़े शहर हैं। ऐसा सोच के लगता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ शहर ही शहर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस एरिया में अभी भी किसकी संख्या ज़्यादा है? गाँव की संख्या, क्योंकि आज भी ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। और उस काल में भी अधिकांश लोग कहाँ रहते थे? गाँव में। जैसे आज क्या बोलते हैं कि भारत कहाँ बसता था? भारत कहाँ बसता है? गाँव में। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक है ना, ठीक है। भारत कहाँ बसता है? गाँव में। तो उस काल में भी लोग कहाँ बसते थे? गाँव में ही बसता था। ये समझ में आया? अच्छा, एक चीज और क्या कहा गया, आपको याद होगा मिस्र की सभ्यता, पढ़े मिस्र की सभ्यता? नाम नहीं सुने हैं? नील नदी के किनारे मिस्र की बहुत ही पुराना सभ्यता है, जो नील नदी के किनारे विकसित हुआ है। कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही होता है। और एक सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक जगह है, वर्तमान में जो इराक है, इराक है ना, इराक का ही पुराना नाम है मेसोपोटामिया। अब यहां पर बात यह है कि मिस्र की सभ्यता से अगर हम तुलना करें, अगर हम बात करें मिस्र की सभ्यता की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता जो था मिस्र की तुलना में 20 गुना बड़ा था, 20 टाइम्स बड़ा है। तो हमारे सभ्यता के सामने में मिस्र की सभ्यता बहुत ही छोटा है। जबकि अगर इन दोनों को मिला देंगे, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया को मिला देंगे, तब भी हम लगभग 12 गुना बड़ा है। थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं? तो हमारा सभ्यता दुनिया का सबसे बड़ा सभ्यता कहते हैं। इसका एक परिचय दिए हैं। ठीक है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रमुख नगर की बात करें तो देखिए, प्रमुख नगर, इसमें कई सारे नगर आ जाएंगे। इसको 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसके अलावा भी और भी होगा। देखिए, सबसे पहला तो आप हड़प्पा ही कर लीजिए। 1921 में ढूंढा गया था। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कालीबंगा के अलावा लोथल, सुरकोतदा, धौलावीरा, और जो 2 प्रमुख नाम हैं ये नीचे लिख देते हैं। धौलावीरा के अलावा राखीगढ़ी, जिसपे कि वर्तमान में जब प्रूफ आया राखीगढ़ी का, जब खुदाई हुआ तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है। पहले लगता था क्या है सबसे बड़ा? मोहनजोदड़ो। अभी समझ में आया कि सबसे बड़े कौन है? ये राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के अलावा बनावली। अच्छा, ये बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है ना। राखीगढ़ी भी कहाँ पड़ता है? ये भी हरियाणा में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। सुरकोतरा और लोथल ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है?
ये राजस्थान में है, ये मोहनजोदड़ो का है, ये भी पाकिस्तान और ये भी पाकिस्तान। तो फाइनली हमको पढ़ना कौन कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा, धौलावीरा, बनावली और राखीगढ़ी। इसको हम ज़्यादा देखने वाले हैं, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा तो हम लोग वो भी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइनली मोहनजोदड़ो ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अच्छा, ये नाम देखिए, मोहनजोदड़ो जो नाम पड़ा है, ये नाम उस काल में इसी नाम से जगह होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ये नाम हमने रखा खुदाई के बाद। मोहनजोदड़ो जो नाम पड़ा था, दरअसल इसका जो मतलब होता है वो होता है मृतकों का टीला। जब इसकी खुदाई हुई थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लाश एक जगह पाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस जमाने में कोई सामूहिक रूप से उसको मार दिया है। मॉब लिंचिंग समझते हैं ना, ठीक वैसा ही लग रहा था। सब भीड़ के द्वारा लोगों को झुंड में मारा गया है, कत्लेआम मचाया गया होगा। और यही सारे एविडेंस की वजह से लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में कुछ विदेशी लोग आए और यहाँ के लोगों को मारा गया, जो विदेशी आक्रमण का जो सिद्धांत है। और ये वही लोग हैं जिसको आर्य बोलते हैं, ऐसा आरोप है। वो आरोप पूरी तरह से सच नहीं है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है, सबसे पहले ये देखिए किस नदी के किनारे है ये? सिंधु नदी। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी प्रमुख नदी है। कब ढूंढा गया इसको? 1922 में। इनको ढूंढने वाले दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। एक हैं राखाल दास बनर्जी और दूसरा व्यक्ति का नाम है मार्टिमर व्हीलर। दोनों का नाम पूछता है एग्जाम में। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। अलग अलग लोगों का नाम अलग अलग आएगा, किसी किसी में दोनों में सेम ही नाम आएगा। ठीक है, पहले इसको माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल, लेकिन अब ये बातें खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पुरातात्विक जो अवशेष मिला है, यहाँ से जो अवशेष मिला है खुदाई के दौरान, उसमें देखिए क्या क्या मिला है। खुदाई के दौरान जो मिला, सबसे पहला चीज मिला वहाँ पे विशाल स्नानागार। जब अंग्रेजों ने ढूंढा तो उनको लगा ये कैसे पॉसिबल है, ये तो जस्ट लाइक स्विमिंग पूल के जैसा है। अब वो भी काफ़ी बड़ा साइज है उसका। मतलब उस जमाने में लोग स्विमिंग पूल के जैसा डिज़ाइन बनाया था, उसमें लोग नहाते थे, लेकिन नहाने का पर्पस वो बाद में समझ में आया। उस ज़माने में कोई स्विमिंग पूल के पर्पस से नहीं जाता था, लोग इस पर्पस से जाते थे ताकि लोग पूजा पाठ करने से पहले जो होता है, जिसको हम धार्मिक स्नान कहते हैं, वो कर पाएँ। पूजा पाठ के पर्पस से किए थे वो। समझ में आ रहा चीज़ें? तो धार्मिक प्रयोजन के लिए इस स्नान का, इस जो स्नानागार है उसका इस्तेमाल हुआ था। और पास में ही एक कुआं था। अब मज़े की बात देखिए, उसी कुएं से पानी निकाल के उसमें भरा जाता था। कितना मेहनत वाला काम है। और उसका फिर ड्रेनेज भी बना हुआ है। और ये जो बाथिंग टैप जिसको कहते हैं, इसको जो बनाया गया था प्रॉपर नीचे जो है वो प्लास्टर वगैरह किया हुआ था आज की तरह। समझ में आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ अगर देखा जाए, खुदाई के दौरान ये मिला कि घर में ठीक है, घर में कुआं मिला। आप सोच पा रहे हो, घर में अगर कुआं का अवशेष मिल रहा है, ये बड़ी बात है। प्रत्येक घर में कुआं है, यानी कि पीने का पानी का प्रॉपर व्यवस्था है।
आज की तरह नहीं है कि लोगों कई सारे घरों में पानी का व्यवस्था नहीं है। अभी भी हम लोग हर घर नल योजना के माध्यम से लोगों को पानी मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो घर में आपको कुएं का अवशेष दिख रहा है, इसका मतलब है कि लोगों की स्थिति अच्छी थी, पीने का पानी का पर्याप्त व्यवस्था था, घर भी पकी हुई ईंट का था। मज़े की बात यह है, वो जो घर बना हुआ है वो घर भी पकी ईंट का था। जबकि विश्व में कहीं दूसरे सभ्यता की बात करेंगे तो वहाँ पे कच्ची ईंट का प्रयोग होता था और हम लोग पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करते थे। ये बड़ी बात है कि नहीं? उसके अलावा पुरोहित का भी घर मिला, पूजा पाठ कराने वाला जो व्यक्ति है। इसका मतलब है कि धार्मिक कर्मकांड पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। धर्म का बोलबाला तब भी था, धर्म का अवशेष है, मतलब पूजा पाठ वगैरह कर्मकांड वगैरह होता था। और ये कौन कराता था? पुरोहित वर्ग कराता था। इसके अलावा महाविद्यालय का साक्ष्य, कॉलेज, उस जमाने में कॉलेज था, लोग कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए। आज ऐसा आपको भारत में कई जगह मिल जाएगा जो गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल अगर जाना भी पड़ रहा है तो उसको पुल पार करके जाना पड़ता है, नदी में क्रॉस करके जाना पड़ता है। सोच लीजिए वो कैसा सभ्यता था जब हमारे पास प्रॉपर कॉलेज था, लोग स्टडी करने जाते थे। उस दौरान लोग प्रॉपर मैथ, रीजनिंग ये सब चीज़ पढ़ते थे, विज्ञान की पढ़ाई होती थी, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती थी। ये जो अलजेब्रा है ये सब चीज़ हम लोग पहले पढ़ते थे। आज से 5000 साल पहले से हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। समझ पा रही कितनी बड़ी बात है? नॉर्मल बात तो नहीं है। इसके अलावा कुछ मुद्रा भी मिला, सिक्का, सोने का, चांदी का सिक्का मिल रहा है। मुद्रा का अवशेष का मतलब होता है कि उस जमाने में मुद्रा का प्रयोग किस रूप में होता होगा? व्यापार करने में। मुद्रा का इस्तेमाल व्यापार करने में होता था। और बाद के समय में जब आप मौर्य काल, गुप्त काल जब पहुंचेंगे, गुप्त काल के बाद से धीरे धीरे फिर मुद्रा का अवसान हो गया। फिर लोग मुद्रा का इस्तेमाल नहीं कर, फिर बार्टर सिस्टम चलने लगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। और उस जमाने में मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रॉपर तरीके से चल रहा था। इसके अलावा जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, और चीज़ देखते हैं। मोहनजोदड़ो में अब देखिए उस जमाने में लोग मूर्ति बनाना कितना अच्छा जानते थे। एक कांसे का, ब्रॉन्ज का एक महिला की मूर्ति मिला, महिला मूर्ति, और इसी को किताब में लिखा एनसीईआरटी में, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल नृत्य करते हुए, उनका जो भाव भंगिमा है, डांस का मूड, जो मुद्रा है, उस मुद्रा में यहाँ पे मूर्ति मिला है, कांसे का मूर्ति मिला है। आप सोच लीजिए वो मूर्ति बना कितना ज़बरदस्त बना है, उसका टेक्सचर जो है ठीक वैसा ही है जैसे आजकल का मूर्ति बनता है, सेम टू सेम वैसा है। इसके अलावा बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं मोहनजोदड़ो में, जितना भी इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम लोग बता दिए। अब जो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं।